गुड आफ्टरनून बच्चों। नॉलेज एकेडमी साइंस कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स, चैप्टर 7 चल रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका आज चौथा लेक्चर होगा बच्चों, और इसके 3 लेक्चर हो गए हैं। और आज का टॉपिक है धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, या इसको हम कहते हैं बायो-सैवर्ट का नियम। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा बच्चों कि तीव्रता की यहाँ पर बात हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र की बात हम लोग पहले कर चुके हैं। इसके पहले के जो भी लेक्चर थे उसमें हमने बताया था कि ऑर्स्टेड ने कैसे प्रयोग किया था और कैसे बताया था कि कोई भी धारावाही चालक है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। ये किसने बताया था? ऑर्स्टेड ने। कब बताया था? 1820 में बच्चों। ठीक है, तो उस पर क्या हुआ, अध्ययन निरंतर चलता रहा। उसके बाद जो है एक मतलब दो लोग थे, दो वैज्ञानिक थे, एक बायो और एक सैवर्ट नाम के दो वैज्ञानिक थे। तो इन दोनों वैज्ञानिकों ने इस धारावाही चालक पर अध्ययन किया और इसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था उसकी तीव्रता के लिए एक फॉर्मूला निकाला। तीव्रता आप लोग समझते हैं, यानी कि उसका स्ट्रेंथ क्या है, उसकी तीव्रता यानी कि उसकी ताकत क्या है, ये जो है बताया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक चुंबक है और उसके नजदीक कोई चुंबकीय पदार्थ यहाँ पे रखा हुआ है, तो वह उसे एक अलग ही ताकत से क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। वही कुछ दूरी पर अगर रखा हुआ है दूसरा चुंबकीय पदार्थ, तो उसको ये अपनी ओर एक अलग प्रकार की ताकत से आकर्षित करेगा। यानी कि जितना नजदीक होगा ताकत उतनी अधिक होगी, जितना दूर होगा ताकत उतनी कम होती जाएगी आकर्षित करने की। तो ये जो बात बताई, तो ये किसने बताई? बायो-सैवर्ट नाम के वैज्ञानिक ने इसके लिए एक फॉर्मूला निकाला, जिससे ये बताया जा सकता था कि भाई किसी भी धारावाही चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसकी ताकत कितनी है, उसका स्ट्रेंथ कितना है, ये बात बताया था। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग बायो-सैवर्ट का नियम क्या था। तो देखिए इन्होंने क्या बताया, एक धारावाही चालक है, ऐसे में ले लिया, कोई भी चालक तार ले लिया हमने, और इसके हमें चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ है उसकी तीव्रता बतानी है। तो तीव्रता के लिए हम एक बिंदु ले लेते हैं, ये बिंदु P है। ठीक है, जो किसी एंगल पर रखा हुआ है, थीटा एंगल पर रखा हुआ है, और इसके लिए ही हमें बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, फॉर्मूला बताना है। तो और ये जो इन्होंने लिया, ठीक है, तो वो कैसे लिया, एक छोटी सी तार के लिए जिसकी लंबाई कितनी थी, dl थी। ठीक है, एक छोटा सा तार लिया इन्होंने और इसको रखा, दूरी जो ली इसकी बिंदु की वो r दूरी ली इन्होंने। तो इस तरह से इन्होंने एक चालक तार लिया, ये चालक तार है, उसका एक छोटा सा हिस्सा लिया उन्होंने dl, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्वल्पांश कहते हैं, स्वल्पांश यानी कि छोटा सा अंश, छोटा सा अंश। ठीक है बच्चों, छोटा सा अंश। उसके बाद इन्होंने r दूरी ली, ये तो देख ही रहे हैं, बिंदु P की दूरी r है, और इसमें करंट ऊपर की ओर फ्लो हो रहा है I, और ये थीटा कोण पर रखा हुआ है। तो चलिए पहले देखते हैं। तो देखिए 1920 की बात है, 1920 ईस्वी में बायो तथा सैवर्ट, ठीक है, बायो तथा सैवर्ट नामक वैज्ञानिक ने धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की
तीव्रता के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे बायो-सैवर्ट का नियम कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसके बारे में हम लोग पहले ही जो भी बेसिक चीजें थी हमने आपको एक एक करके क्लियर कर दी थी कि कोई भी चालक तार है उसमें अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ये बात बताई थी किसने, ऑस्टेड ने बता दी थी। लेकिन इसकी तीव्रता कितनी होगी, ठीक है, तो ये कुछ चीजों पर निर्भर करेगा, जैसे उसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, वह कितनी दूरी पर रखा हुआ है, ठीक है, तार जो है कैसा है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजों पर जो है, बहुत सारे पैरामीटर्स पर जो है ये क्या करता है, ये डिपेंड करता है कौन, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की ताकत कितनी होगी ये डिपेंड करता है। तो उसी के लिए इन्होंने एक नियम दिया था, वही नियम कहलाता है बायो-सैवर्ट का नियम। ठीक है, तो वो नियम क्या है अभी उसकी बात नहीं हुई है बच्चों, ये अभी सिर्फ बात इसकी हुई है कि बायो तथा सैवर्ट नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या किया, एक नियम दिया, वही नियम कहलाता है बायो-सैवर्ट का नियम। लेकिन नियम क्या है अभी वो हमने आपको नहीं बताया है, तो उसको बताते हैं, पहले इसको लिख लीजिए आप लोग। ठीक है बच्चों, देखते हैं आगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए इन्होंने यानी कि बायो तथा सैवर्ट ने जो नियम दिया था उनके नियम के अनुसार क्या क्या बातें हुई। सबसे पहली बात उन्होंने जो बताई वो क्या थी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। यानी कि कोई चालक तार है उसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है उसके समानुपाती होगी, यानी कि जितनी ज्यादा धारा का मान होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए डेल्टा बी ले लेते हैं और उसको समानुपाती कर लेते हैं किसके, उसको समानुपाती कर लेते हैं हम करंट आई के। तो देखिए बच्चों ध्यान रखिएगा यहाँ पे डेल्टा बी क्यों लिया, हो सकता है आपके मन में ये प्रश्न आए। तो देखिए यहाँ पर हमने पहले आपको बताया था कि हम जो ये फिगर ले रहे हैं, ठीक है, ये फिगर आपको बना लेना है अपने नोटबुक में। तो ये फिगर ले रहे हैं, तो इसमें हम जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं वो एक छोटे से वायर के लिए है, वायर के टुकड़े के लिए, ये छोटा सा जो अंश है उसके लिए। तो सीधी सी बात है, जब हमारा वायर जो है छोटा सा होगा तो उसके चारों जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी होगी वो छोटी सी होगी, इसीलिए छोटी सी तीव्रता को दिखाने के लिए ही हम डेल्टा बी लिए हैं। ठीक है, तो छोटी सी तीव्रता जो है वो डेल्टा बी हो गई और वो समानुपाती होगी आई की। ठीक है, अब आई जो है ये हम छोटा नहीं ले सकते, ये क्योंकि आई पर निर्भर कर रहा है, तो जितना ज्यादा आई का मान होगा उतना ही डेल्टा बी का मान भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये हम जो भी लेना होगा वो लेंगे। ठीक है, तो ये पहला बात इन्होंने बताया। दूसरा क्या बताया उसको भी देखते हैं। ये तो एक बात हुई अभी, यानी कि ये पहला जो है किस पर निर्भर करता है, तो विद्युत धारा पर जो चालक तार में प्रवाहित हो रही है। दूसरी बात इन्होंने क्या बताई उसको भी देख लेते हैं। इनके नियम के अनुसार जो नियम इन्होंने दिए थे उसमें क्या क्या बातें हुई थी वो हम बता रहे हैं आपको। अब दूसरी जो बातें इन्होंने बताई, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारावाही चालक की लंबाई पर
निर्भर, तो लंबाई पर निर्भर तो करता ही है, लंबाई के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। यानी कि क्या बात हो गई, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारावाही चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लंबाई कितनी ली, डेल्टा एल, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा बी समानुपाती डेल्टा एल। ठीक है बच्चों, देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे डेल्टा को हम ट्राइंगल से डिनोट कर रहे हैं, तो ट्राइंगल नहीं, इसको डेल्टा पढ़ते हैं फिजिक्स में। ठीक है बच्चों, और इसको हम चाहे तो डेल्टा ऐसे भी लिख सकते हैं और चाहे तो डी से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए डेल्टा जो है वो परिवर्तन होने वाली अवस्था को बताता है और डी जो है वो परिवर्तन होने वाली मात्रा को बताता है। यानी कि ये डेल्टा बताता है कि ये छोटी सी क्वांटिटी है जिसमें परिवर्तन आया है, और ये डी जो है बताता है कि भाई ये क्वांटिटी कितनी छोटी है। ठीक है, तो इसके लिए करते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो डेल्टा बी को डी बी भी लिख सकते हैं और डेल्टा एल को डी एल भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गई दूसरी बात जो इन्होंने बताई थी, बायो तथा सेवर्ट नामक वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग के आधार पर। ठीक है, ये सब जो बातें बताई है इन्होंने अपने नियम में, वो सब प्रयोग के आधार पर ही है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, ऐसा नहीं कि इनको सपना आया और इन्होंने बता दिया, ये बात ध्यान रखिएगा, सबकी सब बातें जो है इनकी प्रयोग के आधार पर है। यानी कि प्रयोग में इन्होंने देखा कि किन किन चीज़ों पर निर्भर कर रहा है, तो प्रयोग कैसे किया हुआ इन्होंने, उन चीज़ों में परिवर्तन करके और उसकी तीव्रता को माप के देखा होगा कि जब इसको परिवर्तन, यानी कि जैसे लंबाई में परिवर्तन करते हैं तो तीव्रता में परिवर्तन आता है या नहीं आता है। अगर तीव्रता में परिवर्तन आया होगा तो समझ गए कि लंबाई पर निर्भर करता है, अगर तीव्रता में परिवर्तन नहीं आता तो समझ जाते कि लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। तो इस तरह से ये अपने प्रयोग के आधार पर बातों को क्या करते गए, बताते गए। ठीक है, तो ये दो बातें हुई, अभी और भी बातें हैं, देखते चलते हैं। तीसरी बात क्या थी, इसको लिख लीजिएगा बच्चों। चलिए देखते तीसरी बातें। अब तीसरी बातें क्या थी उसको देखिएगा जरा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारावाही चालक से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, यानी कि दूरी के वर्ग के होगा बच्चों। ठीक है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, तो डेल्टा बी व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, ये दूरी देख रहे हैं यहाँ पे हमने कितना लिया है, आर। और एक चीज और है बच्चों, वो क्या है, ये एंगल। ठीक है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो जिस बिंदु पर हमें ज्ञात करनी है उसकी ज्यावक्रीय कोण पर जो है वो क्या करेगी, निर्भर करेगी। तो चलिए देखते हैं, पहले इसको लिख लीजिए और तीसरा पॉइंट देखते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये तीसरा पॉइंट हो गया, क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारावाही चालक से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये दूरी का जो वर्ग है इसकी व्युत्क्रमानुपाती, ये सब बातें प्रयोग के आधार पे ही है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन्होंने प्रयोग किया होगा और क्या देखा होगा इन्होंने कि भाई अगर दूरी को दुगुना कर दिया जाए तो इन्होंने देखा होगा कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 4 गुना कम हो जाती है, और
अगर दूरी को आधा कर दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 4 गुना बढ़ जाएगी। तो इससे पता चल गया कि भाई दूरी के वर्ग के जो भी काम हो रहा है वो दूरी के वर्ग के अनुसार हो रहा है। तो अपने प्रयोग के आधार पर ही इन्होंने यह बात बताई। अब चौथा पॉइंट क्या था वो भी देख लीजिए। चौथा पॉइंट देख लीजिए। बायो-सैवर्ट के नियम अनुसार चौथा पॉइंट क्या है, जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उसके ज्यावक्रीय इसको इंग्लिश में कहते हैं साइनोसॉइडल कोण पर कोण पर निर्भर करता ही है, तो कोण के समानुपाती होता है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है जहां भी ज्ञात करना है उसके ज्यावक्रीय कोण के क्या होगा, समानुपाती होगा, यानी कि डेल्टा बी समानुपाती साइन थीटा। तो इस तरह से क्या हुआ कि जितने भी पैरामीटर्स थे जिन पर भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है निर्भर कर रही थी, तो प्रयोग के आधार पर बायो तथा सैवर्ट ने बता दिया कि किन किन बातों पर निर्भर कर रहा है, किन किन पैरामीटर्स पर निर्भर कर रहा है और कैसा निर्भर कर रहा है। किसी के समानुपाती है तो किसी के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यही इनका क्या था, बायो-सैवर्ट का नियम था। यानी कि ये जो 4 पॉइंट आप देख रहे हैं यही 4 पॉइंट क्या है, बायो-सैवर्ट के नियम है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं कि बायो-सैवर्ट के नियम की व्याख्या करें तो आपको क्या करना है, यही नियम चारों पॉइंट जो है इन्हें जरूर लिखना है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए ये फिगर भी जो है आप लोग बना लीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या करते हैं, ये तो जो है देखा आपने कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन अलग अलग चीजों पर निर्भर कर रही थी, लेकिन जब हमें टोटल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी तो सारे पैरामीटर्स को हमें क्या करना होगा, एक जगह लेके आना होगा। तो चलिए अब इसको क्या करते हैं, एक जगह लेके आते हैं। इसको तो लिखेंगे क्या, बिंदु P पर आपको कंटिन्यू लिखते जाना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये तो जहां से शुरुआत हुआ था वो हो गया। अब इसके बाद क्या कर देना, लिख देना है बिंदु P पर बिंदु, उसी के नीचे कंटिन्यू लिखना है, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या कहेंगे, सारे पैरामीटर्स को एक जगह लेके आएंगे तो डेल्टा बी समानुपाती हो जाएगा क्या क्या, आई डेल्टा एल साइन थीटा और बटे में आर स्क्वायर। यानी कि जितनी भी समानुपाती में चीजें थी वो सब कहाँ आ जाएंगी, वो सब मतलब ऊपर वाले पोर्शन मतलब बटे के ऊपर रहेगा और जो व्युत्क्रमानुपाती में था वो बटे के नीचे आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे जब बच्चों, तो डेल्टा बी बराबर हम लोग लिखेंगे के इंटू आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। अब देखिए ये के क्या है, तो देखिए बच्चों कि ये एक नियतांक है। ठीक है, ये क्या है, नियतांक है, और जब भी हम इस समानुपाती को हटाते हैं, ध्यान रखिएगा, इस समानुपाती को जब भी हम हटाते हैं तो उसके बदले में एक बराबर और एक नियतांक लगाते हैं। ठीक है, ये नियतांक का मान जो है कैसा होता है, ये प्रयोग के आधार पर ही निकाल कर
प्राप्त किया गया मान होता है जो अलग अलग तरह के फॉर्मूले के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने इससे पहले अगर आप बात करें, अगर हम सबसे पहले चैप्टर की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो वहाँ पर जब हम लोगों ने कूलॉम का नियम पढ़ा था तो वहाँ पर जो के आया था उसका मान हम लोगों ने लिया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, 4 तो कांस्टेंट है ही। ठीक है, एक मान है, पाई भी एक मान है और एप्सिलॉन नॉट भी एक मान है, और सब मिला करके एक अलग ही मान आ जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से के भी क्या है, एक कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर इस के का मान 1/4 का एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, यहाँ पर के का मान कुछ और होगा। तो वो क्या होगा वो भी देख लेते हैं। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए, इसको लिख लीजिएगा कि ये हो जाएगा डेल्टा बी बराबर के इंटू आई डेल्टा एल साइन थीटा, और ये के आया का है समानुपाती के हटाने के बदले, और इसको पहले बॉक्स में डाल लेते हैं, बिल्कुल अच्छे से नोट्स बना लेना है। अब जो है देखते हैं ये डेल्टा के जो है, सॉरी ये जो के है ये क्या होता है, तो के बराबर होता है यहाँ पे म्यू नॉट बटे 4 पाई। ये भी देखिए म्यू नॉट का भी अपना एक पर्टिकुलर मान होता है, और 4 पाई भी जो है ये एक कांस्टेंट है, तो ये के का मान होता है। और के का जब मान हम रख देंगे यहाँ पर, तो डेल्टा बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। और इस तरह से ये जो फॉर्मूला आया यही है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, जो कि बायो-सैवर्ट के नियम से आता है, और यही फॉर्मूला ही जो है बायो-सैवर्ट के नियम के द्वारा जो है तीव्रता को ज्ञात करने के लिए दिया गया था। तो चलिए, तो यहाँ तक हो गया, आपको यहाँ तक कर लेना है। और देखिए यही फॉर्मूला जो है ये बताता है कि भाई अगर कोई चालक तार है उसके चारों अगर चुंबकीय क्षेत्र है तो उसकी तीव्रता कितनी होगी, हम इस फॉर्मूला के प्रयोग के द्वारा उनका मान हम ज्ञात कर सकते हैं कि भाई उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, उसकी लंबाई कितनी है, वो किस एंगल पे रखा हुआ है, कितने एंगल पे, क्योंकि अलग अलग बिंदु पर, एक पर्टिकुलर बिंदु पर निकालना है, तो अलग अलग बिंदु पर तो भाई निकालना है, तो एंगल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और कितनी दूरी पर है, तो ये इन सब चीज़ों का मान जैसे ही हम रखेंगे वैसे ही डेल्टा बी का मान हमें मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये बात हो गई। अब हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हों जिनके मन में ये सवाल आ रहा हो कि सर ये ठीक है, हमने यहाँ पे डेल्टा एल लिया, छोटी सी लंबाई ली, ठीक है कोई बात नहीं, और ये जो आई है तो पूरा मान ले लिया, एंगल भी पूरा ले लिया, दूरी भी पूरी ले ली, ठीक है, तो इन सबको छोटा छोटा क्यों नहीं लिया। तो बच्चों इन सबको छोटा छोटा नहीं लेना है, ठीक है, इसके लिए हम बता रहे हैं रीजन क्या है। देखिए डेल्टा बी जो है ये एक छोटी सी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है जो छोटी सी लंबाई के लिए निकाली गई है, और हमने ये छोटी सी लंबाई ही क्यों ली, इसको समझने के लिए ध्यान से सुनिएगा क्या बता रहे हैं हम। देखिए क्या होगा कि जब हम चालक तार लेंगे तो हो सकता है कि चालक तार जो है वो एक अलग अलग तरह की आकृति का हो, और उससे अलग अलग बिंदु की दूरी पर ही हमें उसके लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो। तो ये जो डेल्टा एल है इसकी मदद से हमें क्या मिलता है कि अलग अलग आकृति के लिए उसकी लंबाई निकालने में हमें मदद मिलती है, और इस डेल्टा एल की मदद से ही हम अलग लंबाई के लिए एक पूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पता लगा पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बात जो हमने बताई इसको थोड़ा सा क्लियर हम करेंगे अगले टॉपिक में, और ठीक है जब अगला टॉपिक आपको हम पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी आपको देखना है कि अलग अलग तरह की आकृतियां लेंगे हम लोग, ठीक है, और उसके लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। अब ये जो अलग अलग आकृति की बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, वो किस तरह की आकृति की बात कर रहे हैं वो हम आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं। जैसे आपको देखना है, जो आगे देखना है उसको हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं, वो हम अगली क्लास में आपको एक एक करके सारी बातें बताएंगे। बस ये बताना चाह रहे हैं हम आपको कि डेल्टा एल ही क्यों लिए और ये डेल्टा बी ही क्यों आया, ये बताने के लिए हम आपको बता रहे हैं। देखिए हो सकता है कि कोई चालक तार हो
जो एक वृत्ताकार आकृति का हो और इसमें विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही हो और इसके हमें कहाँ केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो या किसी भी बिंदु पर निकालनी हो, ठीक है। तो ये एक अलग आकृति हो गई। हो सकता है कि एक सोलेनोइड हो, ठीक है, परिनालिका हो, इस तरह की आकृति हो, ठीक है। ऐसे नहीं रहता है, ये कुछ इस तरह का होता है परिनालिका। इसके लिए आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी। यानी कि एक जो है लंबा चालक है, उसके ऊपर तार ऐसे ऐसे लपेटा हुआ है, तो उसके लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी। तो ये एक अलग आकृति हो गई, यानी कि हेलिकल आकृति होगी, इस तरह से रोटेट करता हुआ हेलिकल आकृति। तो उसके लिए अलग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आएगी। तो इस तरह से अलग अलग आकृतियां और अलग अलग स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालने को मिलेगा आगे के टॉपिक में। और तब जो है क्या होगा कि ये जो डेल्टा एल है, ये देखिएगा कि वृत्त के लिए अलग हो जाएगा, इसके लिए अलग हो जाएगा, और जो भी आकृति, मान लीजिए कुछ ऐसी आकृति अगर है तो इसके लिए डेल्टा एल अलग हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये डेल्टा एल क्या है, बदलेगा, क्योंकि डेल्टा एल मान लीजिए कि इसका एक छोटा सा टुकड़ा है, किसका, इस वृत्त का। तो इस वृत्त की पूरी लंबाई हम कितना लेंगे, तो इस वृत्त की पूरी लंबाई लेंगे 2 पाई आर। मान लीजिए इसका आर दिया हुआ है, ठीक है, तो 2 पाई आर लेंगे। अगर वही एक छोटा सा टुकड़ा ये अगर इस वर्ग का है तो वर्ग में हम क्या लेंगे, ये जो डेल्टा एल है, तो वर्ग जो लेंगे हम लोग कितना लेंगे, ये बताइए आप लोग। तो वर्ग के लिए हमें इसकी पूरी लंबाई लेनी होगी, तो इसका एक अलग फॉर्मूला आता है, तो इसका एक अलग फॉर्मूला लेंगे। बात समझ रहे बच्चों। तो इस तरह से जैसे मान लीजिए इसका भुजा दिया हुआ ए, तो उसके लिए हम क्या लेंगे, 4a लेंगे इसके तार की लंबाई के लिए। तो देख रहे हैं ना बच्चों, इस तरह से अलग अलग चीजों के लिए हम लोग देखते हैं कि अलग अलग फॉर्मूला लगाते हैं। तो इस डेल्टा एल के बदले जो मान आएगा वो ऐसे ही आएगा। इसके लिए डेल्टा एल के लिए क्या आ जाएगा, 4a आ जाएगा। इसके लिए क्या आ जाएगा, डेल्टा एल के लिए ये 2 पाई आ जाएगा। तो ये सब कैसे आएगा, ये सब आपको आगे के टॉपिक में जो है एक एक करके सारी बातें बताएंगे। और अब आशा करते हैं कि डेल्टा बी क्यों लिया हमने और ये डेल्टा एल क्यों लिया हमने, ये आपको क्लियर हो गया होगा। और जब हम डेल्टा एल की जगह पर 2 पाई आर यानी कि ये पूरे वृत्त की लंबाई का तार ले लेंगे, तो ये डेल्टा बी भी क्या बन जाएगा, ये डेल्टा बी बन जाएगा, यानी कि पूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बच्चों, और अभी ये क्या है, एक छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है और डेल्टा एल छोटी सी लंबाई है। तो छोटी सी लंबाई लेने का ये फायदा होता है कि छोटी सी लंबाई आप किसी भी आकृति का लो तो वो छोटा सा एक सीधा तार की तरह ही लगता है, और जिससे क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना आसान हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके बायो सेवर्ट का नियम हो गया, और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं बच्चों। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे देखेंगे। यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ बातें और बता देते हैं। देखिए के का मान हमने लिया कितना, μ0/4 पाई। यहाँ पर μ0 का मान कितना होगा वो भी ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे μ0 का मान हो जाएगा बच्चों, लिख लीजिएगा 4 पाई, या पूरा इसका मान ले लेते हैं ना, इसका पूरा मान हो जाएगा 10⁻⁻7। ठीक है, और इसका जो है यूनिट हो जाएगा, देखिएगा बच्चों, इसका यूनिट होगा एम्पियर। एक मिनट देखते हैं, यूनिट थोड़ा सा हम मिस कर रहे हैं, बता रहे हैं आप लोगों को यूनिट क्या होगा। देखिएगा ये क्या होगा, इसका होगा न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये इस पूरे का मान है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। और थोड़ी सी बातें और जान लेते हैं हम लोग इसके आगे। इस μ0 से रिलेटेड कि इस μ0 को कहते क्या, ये तो भाई μ0/4 पाई तो कांस्टेंट है, जिसका मान होता है 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। लेकिन ये μ0 क्या है, ठीक है, तो उसको भी समझ लेते हैं बच्चों कि ये μ0 आखिर है क्या। तो देखिए μ0 जो है, μ0 लिख लीजिएगा इसके नीचे कंटिन्यू। μ0 जो है ये क्या होता है, ये चुंबकशीलता कहलाता है, चुंबकशीलता। इसको इंग्लिश में कहते हैं परमिएबिलिटी। ठीक है,
और परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस, इन फ्री स्पेस और एयर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये म्यू नॉट है। ठीक है, परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस और एयर, चुंबकशीलता। ठीक है, अब देखिए इस खाली म्यू नॉट का अगर कभी कोई मान पूछ ले तो इसका मान कितना हो जाएगा, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, वही न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी बनता है, ध्यान रखिएगा कि चुंबकशीलता का मान क्या होता है। तो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। इसके अलावा भी क्वेश्चन बनता है बच्चों, क्या क्वेश्चन बनता है कि चुंबकशीलता का मात्रक क्या होता है। तो देखिए एक मात्रक तो आप देख रहे हैं कितना है, एक मात्रक न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर है, और दूसरा मात्रक क्या होता है देख लीजिएगा, चलिए क्या कहा हमने, म्यू नॉट का जो है मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, इसको चुंबकशीलता कहते हैं। इसका विमीय सूत्र देख लेते हैं। तो म्यू नॉट का विमीय सूत्र, म्यू नॉट का विमीय सूत्र, तो म्यू नॉट का विमीय सूत्र हो जाएगा क्या, तो देखिए न्यूटन के लिए क्या होता है ml t-2 और बट एम्पियर स्क्वायर है तो a स्क्वायर, तो ये कुल मिलाकर हो जाएगा ml t-2 a-2। ठीक है, तो ये विमीय सूत्र हो गया किसका, तो ये विमीय सूत्र हो गया म्यू नॉट का। तो इस विमीय सूत्र पर भी क्वेश्चन आता है, और रह गई इसके अन्य मात्रक की, तो उसकी चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे, थोड़ा सा और बताएंगे कि क्या क्या मात्रक होता है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं बच्चों, धन्यवाद। और आपको अगर हमारा क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें बच्चों, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।